नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहा। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा चेतन सिंह जी की है। इन्होंने पूछा है, मेरी कुंडली कर्क लग्न की है और मेरी कुंडली में 3 ग्रह सूर्य, गुरु और मंगल मृत अवस्था में हैं। मैं अपने जीवन में बहुत सफल होना चाहता हूं, पर चाह कर भी उतना प्रयास नहीं कर पाता। क्या मुझे जीवन में सफलता मिलेगी? देखिए, जन्म कुंडली में ग्रह का मृत होना अर्थात ये इस बात की सूचना है कि जिन ग्रहों की चर्चा की, जैसे आपने सूर्य, गुरु और मंगल की बात करी, तो इनसे संबंधित तत्वों का आपके शरीर में कमी पाया जाना। अब किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में उसके सफल होने में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पहले तो उसकी चाहत, जो कि ऑलरेडी आपके पास है। दूसरा, किसी भी चीज को पाने के लिए पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थी होना। अब पुरुषार्थ सूर्य और मंगल से होता है। अब ये दोनों ही तत्व आपकी कुंडली में मृत अवस्था में आपने मुझे बताया। अब ये जो तत्व हैं सूर्य और मंगल, अगर ये कमजोर हैं तो सीधी सी बात है आपकी सफलता बाधित होगी। कर्क लग्न के बारे में वैसे भी कहता हूं मैं कि थोड़े से आलसी स्वभाव के होते हैं ये लोग। अब आपकी कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल ही जब मृत अवस्था में होगा तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता बाधित तो होगी ही। तो आप सबसे पहले अपने सूर्य और मंगल को जागृत करिए। अब सूर्य और मंगल को जागृत कैसे करें? तो इनके तत्वों को बढ़ाना होगा शरीर में। आप इनके तत्वों को बढ़ाइए। सोना धारण कर सकते हैं, तांबा धारण कर सकते हैं, तांबे का कड़ा पहन सकते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, रविवार का व्रत करिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। गायत्री मंत्र के जपने से भी आपके अंदर ये तत्व बढ़ेंगे। मंगल को बलि करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन, मसूर की दाल इत्यादि का भक्षण, लाल रंग के वस्त्र का धारण करना। तो आप इन चीजों को करके, अब अगर ये दोनों ग्रह आपकी कुंडली में किसी अच्छे भाव में बैठे हैं तो फिर आप इनके रत्न भी धारण कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने क्या कहा कि मुझे सफलता पाना है। देखिए, सफलता और असफलता ये फल है। किसी का सफल होना और किसी का असफल होना असल में ये वृक्ष नहीं, फल है। हमारा काम कितना है? कर्मण्य, हमारा कर्म पर अधिकार है। हम पौधा लगा सकते हैं, वो वृक्ष बनकर के फल देगा या नहीं देगा, ये कहीं ना कहीं समय के गर्भ में, काल के गर्भ में छुपा हुआ है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है। तो आप सफल हो या असफल, ये बात की बात है। पहले कर्म करना जिस पर कि आपका अधिकार है वो करिए। और वो कैसे होगा? तो सूर्य और मंगल को जागृत करेंगे तो आत्मविश्वास जागृत होगा। आत्मविश्वास जागृत होगा तो फिर आप जरूर प्रयास करेंगे। आपने 3 ग्रह बताए हैं, तीनों के तीनों इस कुंडली के सर्वाधिक कारक ग्रह हैं और वही मृत अवस्था में है। जन्म कुंडली वैसे भी कमजोर पड़ जाती है जब उस कुंडली के सभी कारक ग्रह ही मृत अवस्था में हो, जैसा कि आपने अपनी कुंडली के बारे में बताया है। अगला प्रश्न विजय शंकर यादव जी का है। मैं सिंह लग्न का हूं, मेरी कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं और मेरी जिससे शादी हो रही है वो धनु लग्न की है। हमारी कुंडली का मेलापक 24.5 गुण है, परंतु वो मांगलिक नहीं है। क्या हमें विवाह नहीं करना चाहिए? सिंह लग्न और मंगल चतुर्थ में आपका बैठा है, यानी वृश्चिक में स्वगृही। देखिए, आपने कुंडली का जो मेलापक बताया हुआ है वो 24.5 गुण, वैसे तो ये बहुत अच्छा गुण है। मूलतः आज के इस परिवेश में ग्रह मैत्री को तो समझ ही लेना चाहिए, नाड़ी दोष इत्यादि न हो तो विवाह किया जा सकता है। अब रही बात मांगलिक की, अब मैं पूरी कुंडली आपकी मिला तो नहीं पा रहा हूं, जितनी आपने बातें लिखी हैं उसके आधार पर मैं कह दे रहा हूं। अभी 24.5 गुण में कौन कौन से पॉइंट मिले हैं और कौन कौन से नहीं मिले हैं, ये जानना जरूरी है। मैं हमेशा से कहा करता हूं, जन्म कुंडली मिलापक आज की इस परिवेश में तो और ज़्यादा जरूरी हो गया है। पहले तो ग्रह मैत्री मिला लीजिएगा, नाड़ी दोष न हो ये देख लीजिएगा, लग्न का संबंध देख लीजिएगा, और अगर आप सम लग्न के हैं तो पत्नी भी, आप सिंह लग्न के हैं तो आप विषम लग्न के हैं तो पत्नी भी विषम लग्न की हो तो ज़्यादा अच्छा है। लग्नेश आपस में मित्र हो दोनों के, ये और अच्छा हो जाता है। गुरु का संबंध अवश्य देखना होता है, ये तो बहुत ही जरूरी है, नहीं आगे चल करके संतानोत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होगी। जैसे आपकी राशि अगर विषम है तो पत्नी की भी राशि विषम ही होनी चाहिए। अगर सम राशि की होंगी तो गुरु का संबंध ही कभी नहीं बैठ पाएगा। तो इन चीज़ों को देख लीजिए और फिर बाकी मांगलिक ठीक है। मांगलिक के लिए आप इतना ही करिए कि आपकी कुंडली में मांगलिक है, आप मांगलिक हैं तो बस इतना ही कर लीजिए कि आप अर्क विवाह आपका करवा लीजिएगा, तो उससे जो है
आपका दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होगा, ठीक ठाक चल जाएगा। कोमल मिश्रा जी हैं, इन्होंने पूछा है मैं कुंभ लग्न की हूं और मेरे पति धनु लग्न के। हमारा दाम्पत्य जीवन लगभग ठीक ही है, थोड़ा बहुत मतभेद होता रहता है, परंतु मेरे नौमांस में सप्तम में मंगल और सूर्य है और उन पर शनि की दृष्टि है और मैंने सुना है कि ऐसी स्थिति होने पर विवाह विच्छेद होता है। मैं बहुत डरी हुई हूं, क्या करूं? नहीं, ये डरी हुई वाली क्यों बात हो सकती है? जब पहले से ही आपका दाम्पत्य ठीक चल रहा है तो क्यों चिंतित होना? देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। वैसे तो जन्म कुंडली में बनने वाला कोई भी दुर्योग, जैसा आपने कहा, ये दुर्योग तो है, सप्तम भाव में सूर्य और मंगल विच्छेदात्मक स्थिति उत्पन्न करेंगे और उस पर पापा ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये 100% दाम्पत्य विच्छेद की स्थिति को दर्शाता है। तो एक बात तो तय है कि कोई भी दुर्योग कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो घटित नहीं होता, तरीका उसका अलग होता है। कई बार मैंने ऐसी स्थिति में पाया कि पत्नी कहीं और पति कहीं और रह रहे हैं, तो ये भी दाम्पत्य विच्छेद की स्थिति है। सबसे पहले जरूरी क्या है, ये जानना कि दाम्पत्य जीवन में क्या आप एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, क्या पति पत्नी के बीच वो सामंजस्य है जिससे दाम्पत्य जीवन आपका चलता रहे। सवाल खड़ा होता है। वैसे तो लाखों ऐसे कारण हैं जिसके चलते दाम्पत्य टूट सकता है, दाम्पत्य विच्छेद हो सकता है। पहला कारण तो यही कि मान लीजिए दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है तो दाम्पत्य विच्छेद ही हुआ, या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार अभी तो मतलब आज का ये परिवेश ऐसा हो गया है कि मैं बड़े बड़े उम्रदराज पति पत्नियों से मिलता हूं और उनमें से कोई ये कह रहा होता है कि आजकल पति या आजकल पत्नी भटकाव में है, और बड़ी उम्र के, मैं छोटी उम्र की बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी उम्र की। तो बड़ा भटकाव तो कभी भी कहीं हो सकता है और कभी भी दाम्पत्य विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सबसे पहली बात यह है, ज्योतिष आपको डरने और डराने की बात कभी नहीं सिखाता। ज्योतिष के ये सूत्र जो आपको बता रहा है कि दाम्पत्य में परेशानी हो सकती है, मैं हमेशा कहा करता हूं ये सब सिंबॉलिक है, यानी कि इसके और भी कारण होंगे और भी तरीका। दाम्पत्य विच्छेद में हमेशा विवाह डाइवोर्स की ओर ही जाएगा इत्यादि, या कोई किसी की मृत्यु होगी इत्यादि, ऐसा जरूरी नहीं है। तरीका और तर्क दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर अभी तक ठीक चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जरूरी है विवाह में दोनों का मन मिलना। और अगर अभी तक मिल रहा है, मतभेद तो होना ही चाहिए, हर घर में मतभेद हो तो उससे प्रेम और बढ़ता है, एक दूसरे को आप समझ सकते हैं और करीब से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन अगर अभी तक ठीक ठाक है तो आगे भी ठीक ठाक चले, उसके लिए बस आपको प्रयत्न ही तो करते रहना है। बाकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि अभी तक कुछ खराब नहीं तो कल को एकदम से सीधा सीधा खराब हो जाए। अरे आग ही बरसना हो, ओला ही पड़ना हो तो कल को ही पड़ जाए, कौन जाने। लेकिन फिलहाल ऐसी सोचने की आवश्यकता नहीं। फिर भी अगर आपको बहुत चिंता है, बस आराधना, उपासना, भोलेनाथ की आराधना करते रहिए, गुरुदेव से प्रार्थना करते रहिए। गुरुवार का व्रत भी कर सकती हैं, गुरुवार के दिन व्रत नहीं कर सकती हैं तो बस ऐसे ही जाकर के केले की वृक्ष में, उसके पौधे में जल अर्पित करना, दाम्पत्य जीवन, सुखद दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करना, ये तो इतना तो किया ही जा सकता है, इतना ही कर लीजिए। बाकी इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि ये हो जाएगा कि वो हो जाएगा, मत सोचिए सब कुछ। अगला प्रश्न शुभम तावड़े जी का है। इन्होंने पूछा है, कर्क लग्न में ही देवगुरु हंस महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन गुरु मृत अवस्था में है, तो क्या हंस योग का लाभ नहीं मिलेगा? कैसा होगा मेरा भाग्य? अभी इसी प्रश्न का मैंने जवाब दिया है। तत्व, सारा खेल तत्व का है। निसंदेह गुरु का मृत होना, और वो भी कर्क लग्न की कुंडली में जहां कि वो भाग्येश बनते हैं, निसंदेह कहीं ना कहीं कमजोरी वाली बात है। पर फिर भी हंस महापुरुष योग का हम पहले जिक्र कर लेते हैं। योग तो बनेगा ही बनेगा। आप अपने शरीर को देखिए, निसंदेह आपके ऊपर गुरु का प्रभाव होगा। जैसे गुरु अगर लग्न में हो तो व्यक्ति का चेहरा तेजोमय, शरीर थोड़ा सा नाटाकद हो जाता है, पेट बाहर निकल आता है, तो ये गुरु का अपना प्रभाव है, वो आपके ऊपर अवश्य देखने को मिलेगा। अब तत्वतः ये कमजोर हैं। ये गुरु 100% नहीं दे सकते अपना प्रभाव। 100% तब देते जब इनके पास बल होता, तो ये उसमें कमी को प्रदर्शित कर रहा है। तो गुरु को बल दीजिए, केसर का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए, मंदिर में जाइए, दर्शन करिए, गुरु ब्राह्मण देवता साधु सन्यासी इनकी सेवा करिए, बड़ों का सम्मान करिए, गुरु बली होंगे। गुरु के मंत्र का जप करिए, गुरुवार का व्रत करिए, इससे आपके गुरु ठीक होंगे। विक्रम सिंह रावत जी का प्रश्न है, कन्या लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि 2 अंश 38 कला के साथ वक्री हैं और गुरु 9वें भाव में हैं। शत्रु नौमांस में शनि अपनी नीच राशि में राहु के साथ युति में है, तो क्या मैं नीलम धारण कर सकता हूं? कन्या लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं, तो
वैसे तो जन्मांक में आपका कहना है कि शनिदेव 2 अंश पर मकर राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन 2 अंश पर है तो मकर राशि में मृत अवस्था में हुए, और गुरु नवम भाग्य भाव में बैठे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन नौमांश में आप कह रहे हैं कि शनि आपके नीच राशि में हैं, तो उन्हें नीच के समान ही माना जाएगा। फलतः उनका रत्न धारण आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो आपको नीलम धारण नहीं ही करना चाहिए। त्रिषा दास है, इन्होंने पूछा है बृहस्पति, शनि और बुध 12वें भाव में बैठे हैं। वृश्चिक लग्न, राशि लग्न और राशि राहु अष्टम में, अच्छा वृश्चिक लग्न राशि राहु अष्टम में, केतु मंगल दूसरे भाव में, लग्न में चंद्र शुक्र रवि, क्या यह संन्यास योग है या कोई और? बृहस्पति शनि और बुध 12वें भाव में बैठे हैं तो ठीक ठीक समझ में आ रहा है। वृश्चिक लग्न राशि में राहु अष्टम में है और केतु मंगल दूसरे में, यानी मंगल जो है लग्नपति बनकर के केतु के साथ द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, लग्न में ही आपने फिर अब यहां लिखा है कि चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं और रवि भी बैठे हैं, यानी सूर्य भी, तो क्या यह संन्यास योग है? मानसिक अशांति की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और देखा जाए तो गुरु जाकर के 12वें भाव में बुध के साथ बैठे हुए हैं। मंगल का साथ जब गुरु को मिलता है, मंगल बुध और गुरु तीनों एक साथ होते हैं, तो ये एक तरह से साधना का योग जागृत होता है, उपासना योग बनता है। ऐसा जातक साधक हो सकता है। देखिए सीधा सीधा मैं बार बार कहा करता हूं, संन्यास का क्या मतलब? संन्यास ऐसे नहीं हो सकता कि बस कल आपकी कुंडली में योग है और परसों आप सन्यासी बन जाएंगे। कहां होने देगा परिवार, और कहां होने देंगे परिवार के लोग कि आप सन्यासी बन जाएं? और कहां आपको मिल जाएगा सन्यास? सन्यासी हैं तो गुफा में सीधे चली जाएंगे, गुफा बचा कहां है और है कहां, गुफा में आप चले जाएंगे। तो सन्यासी का क्या मतलब? सन्यास का यह भी एक मतलब हो सकता है कि घर परिवार के मध्य रहते हुए भी चीजों में, जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक सुख से संबंधित चीजें हैं, उनमें बहुत ज्यादा आपकी रुचि जागृत न हो, ये भी सन्यासी ही है। तो ये संभव है। अरविंद कुमार जी का प्रश्न है, मेष लग्न की कुंडली में मंगल 29 डिग्री, सूर्य 15 डिग्री और गुरु 5 डिग्री में हैं, और 5 डिग्री में, नवम में शुक्र 18 और बुध 5 डिग्री, शनिदेव 25 डिग्री में एकादश भाव में बैठे कर चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। क्या मेरे पास धन, मकान और गाड़ी होगा आगे भविष्य में? अच्छा, मेष लग्न की कुंडली में मंगल 29 डिग्री तो, और सूर्य 15 डिग्री और गुरु 15 डिग्री में नवम में। मेष लग्न की कुंडली में सबसे पहले तो आप मंगल की बात अगर करें तो ये 29 डिग्री पर कमजोर हो गए हैं, परंतु जहां तक बात आपने शुक्र की कही है तो शुक्र 18 डिग्री पर है कम से कम। और एकादश भाव की बात अगर आपकी करें तो आपने कहा है कि बुध शनि, शुक्र 18 डिग्री और बुध 5 डिग्री, शनिदेव 25 डिग्री में एकादश भाव में बैठकर चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो एकादश भाव में आप जितने ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं, अगर ये सभी एकादश भाव में ही हैं तो कम से कम इतना आगमन धन का तो जीवन काल में ही हो जाएगा। देखिए एक बड़ा सरल तर्क है। प्रायः लोग पूछते हैं मेरे पास घर और गाड़ी हो सकेगा, मेरे पास अच्छी गाड़ियां हो जाएंगी, अच्छा घर हो जाएगा। ये आमतौर पर प्रश्न इस बात को दर्शाता है कि अभी आप नीचे के लेवल पर विचार कर रहे हैं। एक समय के बाद ये चीजें तो सबसे आम हो जाती हैं, मतलब इसके कोई मायने ही नहीं रह जाते। आप एक बार आंखें खोल करके देखिए, एक सामान्य से सामान्य दर्जे का व्यक्ति जो पहले खाने के लिए सोचता होगा, आज उसके घर में बड़ी बड़ी रंगीन टीवियां लगी हुई हैं, उसके घर में एलईडी लगा हुआ है, गाड़ी है उसके पास। तो ये सारी चीजें तो बड़ी छोटे स्तर की हैं। इंसान अगर केवल इसी में फंसा हुआ है तो निसंदेह वो विकास के बारे में नहीं सोच रहा है। आप आगे बढ़ने का सोचिए, धन अर्जित करने के लिए सोचिए। ये चीजें सुख की से संबंधित चीजें हैं, ये सब तो होती ही जाएंगी। प्रयास करिए, हो जाने वाला है। और शांतनु पवार जी हैं, इन्होंने पूछा है सिंह लग्न, राहु कर्क, केतु मकर 23 डिग्री, मेष में सूर्य 26 डिग्री, बुध 10 डिग्री, शनि अस्त 14 डिग्री, गुरु 28 डिग्री मीन में, मंगल 4 डिग्री वक्री तुला में, अस्त शनि का क्या प्रभाव होगा और कैसा होगा? तो सिंह लग्न राहु आपने बताया है कि कर्क केतु मकर, मेष में सूर्य 26 डिग्री, बुध 10 डिग्री और शनि अस्त 14 डिग्री। मैं आपको सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहता हूं कि शनिदेव अस्त हैं। अब ये आपने एक में ही घालमेल कर दिया है। अगर शनिदेव अस्त हैं ये तो अच्छी बात है,
परंतु कहीं आपने क्योंकि सूर्य को मेष में दर्शाया है, तो क्या शनि को भी आप मेष में ही दर्शा रहे हैं? ये तो शनि नीच राशि में है, हालांकि इनका अस्त होना ठीक है, क्योंकि अगर हम बात सिंह लग्न की करें तो यहां पर ये अकारक हो जाते हैं, और आपकी जन्म कुंडली में आपके अकारक ग्रह का मृत होना, अस्त होना, ये आपके लिए किसी राजयोग से कम नहीं होता। जब आपकी जन्म कुंडली का सर्वाधिक अकारक अथवा मारक प्लैनेट अस्त हो जाए, मृत हो जाए, तो ये वैसे ही है जैसे आपका कोई शत्रु ना हो, तो आप हर जगह जंग लड़ सकते हैं, हर जगह जंग जीत सकते हैं। जब आपकी कुंडली में आपके विरोधी ग्रह जब बली अवस्था में होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली को कमजोर करते हैं। तो आपने तो ऑलरेडी जो बताया उसमें शनिदेव सर्वाधिक अकारक ग्रह बनते हैं, और उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, वो अस्त अवस्था में है। ये तो बहुत ही अच्छा है, शनि का अच्छा प्रभाव ये माना जाएगा। और मनोज चांगानी, इन्होंने पूछा है कुंभ लग्न की कुंडली में 7वें चंद्रमा है, चंद्रमा की दशा में शनि दशम में है, कैसा रहेगा अंतर दशा शनि की, और किसकी उपासना करनी चाहिए? कुंभ लग्न की कुंडली में 7वें चंद्रमा है, और चंद्रमा की दशा में इन्होंने बीच में लिख दिया है शनि दशम में है, कैसा रहेगा अंतरदशा शनि की? तो चंद्रमा और शनि का आप जो संबंध बता रहे हैं वो तो चौथे दशमें का है, मानसिक अशांति तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो चौथे दशमें के संबंध होने के चलते ठीक ही माना जाएगा। बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी इसको नहीं कहेंगे, ठीक ठीक। हाँ, मानसिक अशांति की बात मैं बार बार कहूंगा कि वो चंद्रमा शनि का अंतर चौथे दसवें होने के बावजूद मानसिक अशांति की स्थिति रहेगी। ये व्योम जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मेष लग्न की जन्म कुंडली में धन भाव द्वितीय भाव में शुक्र 12 डिग्री, मंगल 17 डिग्री, शनि 19 डिग्री, राहु तथा बुध 7 डिग्री की युति है। यह युति क्या फल दर्शाती है? जिज्ञासा शांत करें। मेष लग्न की कुंडली में धन भाव में द्वितीय भाव में आपने लिखा है कि शुक्र 12 डिग्री पर है यानी स्वगृही है, मंगल 17 डिग्री पर यानी लग्नेश का धन भाव में होना, शनि 19 डिग्री, राहु तथा बुध की 7 डिग्री की युति है। अच्छा, तो लगभग 4-5 ग्रह आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर धन के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में शनि लाभेश बनकर के जाकर के धन भाव में धनपति के साथ लग्नपति के साथ बैठ करके महाधनी योग का निर्माण करें, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर राहु बैठे हैं, तो ये स्वास्थ्य में परेशानी को भी दर्शा रहा है। ऐसे जातकों के जीवन काल में बुरी लत लगने की भी सूचना ये दे रहा है। कई बार ऐसे जातकों को गलत खान पान, गलत लत, गलत आदत लग जाए, इसकी संभावनाओं को भी दर्शा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये स्वास्थ्य में तो परेशानी, वाणी की कड़वाहट, परंतु महाधनवान होने की सूचना को ही प्रदर्शित कर रहा है। आयुष पांडे जी का प्रश्न है, कन्या लग्न की कुंडली में राहु 2 डिग्री 41 कला 10वें भाव में, वक्री गुरु 17 डिग्री 19 कला के साथ बैठे हुए हैं, और चौथे भाव में सूर्य बुध शुक्र केतु की युति है, और चलित में राहु नवम का फल दे रहे हैं। अभी राहु में गुरु चल रहा है, आने वाली दशा राहु की कैसी होगी? कन्या लग्न की कुंडली में राहु की दशा बहुत अच्छी मानी गई है। आपने कहा कि दशम में है, नवम का फल दे रहे हैं, तो अच्छा ही है। गुरु और राहु के बीच जो दूरी आप बता रहे हैं, गुरु 17 अंश पर है और राहु 2 अंश पर, तो 15 अंश की दूरी है। सो इससे ज़्यादा कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। फलतः मैं एक लाइन में कह सकता हूं कि राहु की दशा आपके लिए सर्वाधिक कारक दशाओं में से एक होनी चाहिए, यानी सर्वाधिक श्रेष्ठतम दशा आपके लिए होनी चाहिए। तो राहु की दशा ठीक है, राहु को बलवान ही करके रखिए, राहु को कमजोर भी करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो वो ठीक है। सुरभि देवस्थली ऐसा ये इन्होंने पूछा है कि लग्न तुला, सूर्य बाल अवस्था में एकादश में मघा नक्षत्र में बुध के साथ युति में तथा किसी ग्रह की दृष्टि इस भाव पर नहीं है, सूर्य चलित में दशम का फल दे रहे हैं, जून 23 से उनकी महादशा प्रारंभ होगी, कैसी जाएगी? उम्र 40 वर्ष की है और कैसी जाएगी बताइए, जानना चाहती हैं। तुला लग्न, सूर्य बाल अवस्था में एकादश में, तो सूर्य एकादश में स्वगृही हो गए तुला लग्न की कुंडली में, और बुध के साथ युति में, तो दोनों के दोनों अतिविशिष्ट कारक वहां बन जाते हैं। किसी ग्रह की दृष्टि न होने से भी कोई नुकसान नहीं। अब हम आते हैं इस विषय को। वैसे तो आपकी कुंडली में सूर्य की दशा को ठीक माना जाना चाहिए, लेकिन एक तर्क है, जब हम उस लग्न की चर्चा करते हैं, जैसे मकर लग्न की कुंडली में गुरु की बात अगर की जाए, तो इस लग्न में सर्वाधिक कमजोर गुरु बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये ज्योतिष का समझने वाला विषय है कि मकर लग्न चूंकि देव गुरु की नीच राशि है, फलतः इस लग्न में देव गुरु सर्वाधिक कमजोर ग्रह बन जाते हैं। अब वैसे ही देखा जाए तो सामान्यतया देव गुरु बृहस्पति मकर लग्न की कुंडली में 12वें भाव के स्वामी और तृतीय पति, तो सर्वाधिक चूंकि इस लग्न में वो राशि में नीच के होते हैं तो कमजोर बनते हैं। तुला में सूर्य नीच के होते हैं,
अब लग्न ही जन्म कुंडली का सर्वे सर्वा होता है। अब किसी भी ग्रह, अरे कोई ना कोई ग्रह, हर लग्न की में तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लग्न है जहां पर ग्रह नीच और उच्च के होते हैं। तो उच्च वाला, जैसे मान लीजिए कि कर्क लग्न की कुंडली है तो गुरु यहां पर उच्च के होते हैं। जैसे मेष लग्न की कुंडली है तो सूर्य यहां पर उच्च के होते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्य किसी भी भाव में बैठे हों, अपने आप को बली मानते हैं, क्योंकि ये उस लग्न की चर्चा है जहां की वो उच्च के होते हैं। वैसे ही तुला लग्न की कुंडली में सूर्य नीच के होते हैं, तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं। फलतः सूर्य की कमोबेश स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, परंतु आपने जो सूर्य की स्थिति बताई है, इससे बेहतर सूर्य की स्थिति हो भी नहीं सकती थी। इससे बेहतर सूर्य की स्थिति हो भी नहीं सकती थी। यहां तक कि वो उच्च के भी होते तब भी ठीक नहीं होते, क्योंकि उच्च के होते तो सप्तम में होते, और सप्तम में होते तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में वहां पर तुला राशि यानी एक तरह से और नीच की स्थिति होती। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जहां आपकी कुंडली में सूर्य है, यही एकमात्र इनके लिए अच्छा जगह है लाभ भाव में। पर हां, ये तय जानिए कि सूर्य को बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला कभी नहीं माना जा सकता। पर ठीक है, सूर्य की दशा आएगी तो लाभ के दृष्टिकोण से ठीक होगा, स्वास्थ्य पर असर करेंगे। अंशेष शर्मा, इन्होंने पूछा है वृश्चिक लग्न में मंगल केतु शुक्र युति है 12वें भाव में, और सूर्य चंद्र बुध लग्न में है, शनि 9वें भाव में और गुरु 11वें भाव में है, राहु 6ठे भाव में है, मंगल शनि शुक्र मृत हैं, जीवन में कितना संघर्ष है, मैं अभिनेता बनना चाहता हूं, क्या बन पाऊंगा? अब साहब, आपने संघर्ष वाला मार्ग ही चुना है, लोगों का मनोरंजन करना। जरा सोच के देखिए कि दुनिया भर में लोग कष्ट और परेशानी से जूझ रहे हैं, तो जो खुद लोग इतनी समस्या में हैं और उनका मनोरंजन करने की आप सोच रहे हैं, क्या कोई ये आसान काम है? आपने कांटों पर चलना चुना है, तो जब कांटों पर चलना चुना है तो थोड़ा कष्ट देखिए। अब आप कह रहे हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र ही मृत अवस्था में है, तो ये आसान तो नहीं होगा। हालांकि आपने शुक्र की स्थिति जो 12वें भाव में बताई है, वहां पर शुक्र को बल मिल जाता है, अति विशिष्ट कारक होते हैं, फलतः भाव बल शुक्र को अवश्य मिल रहा है। इस आधार पर तो मैं कह ही सकता हूं कि आप जरूर प्रयत्न करिए, देर सवेर आप सफलता हासिल करेंगे। पर याद रखिएगा कि इतना आसान अब आज के परिवेश में रह नहीं गया है। केवल ये अगर मैं कह दूं कि टैलेंट के बल पर लोगों को सफलता मिल जाएगी तो वो दिन गया। टैलेंट के बल पर तो मिलती होगी, मुझे तो नहीं लगता। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है अपना जगह बना पाना। पर फिर भी आप हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। शुक्र के कमजोर होने के चलते दिक्कत तो आएगी ही आएगी। और ये है बुन्नी, ऐसा नाम है, इन्होंने लिखा है अग्रिम, पहले लिखा है अग्रिम, उम्र 9 वर्ष, लग्न तुला, लग्न में ही शनि प्लस राहु, सप्तम भाव में मंगल शुक्र केतु बुध सूर्य, अष्टम भाव में गुरु, चतुर्थ भाव में चंद्र। क्या इस स्थिति में भी चारित्रिक कमी होगी? यदि हां तो कैसे बचें? जाहिर सी बात है, परिवार के किसी सदस्य ने बच्चे के लिए पूछा है। देखिए, एक ही बात है इसके लिए, इस सवाल का तो एक ही जवाब है मेरे पास। चरित्र से कमजोर कौन नहीं है? इस धरा पर जो भी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। चरित्र की कमी का अर्थ हमेशा वो नहीं होता जो आप सोच लिए हैं। चरित्र की कमी का बहुत सारा मतलब है। अगर आप अपने शास्त्रोचित, जो शास्त्र के द्वारा बताया मार्ग है जिस पर हमें चलना है, हम अगर उस पर नहीं चलते तो ये भी हमारा चारित्रिक हनन ही है। हम चरित्र से कमजोर ही हैं, क्योंकि हम क्या हैं? हम स्वयं सब के सब एक चरित्र अभिनेता हैं। परमात्मा ने एक रंगमंच बना दिया और उस पर हमें अभिनय करने के लिए छोड़ दिया। हम अगर अपना अभिनय संपूर्ण ढंग से नहीं करते तो निसंदेह हमारे अंदर चारित्रिक कमी हुई। तो चरित्र से कमजोर हर कोई है। अब बारी आती इस बच्चे की। यह निर्भर करता है कि किस परिवेश में पल रहा है, निर्भर करता है कि इसके घर वालों की सोच कैसी है, निर्भर करता है कि किस तरह का अन्न, क्योंकि अन्न से ही होता है मन, कैसा इसका खान पान, रहन सहन, इसकी दिनचर्या कैसी है, कैसे संस्कार इसके भीतर डाले जा रहे हैं। अगर आपकी पाठशाला मजबूत है, अर्थात अगर इसके माँ बाप में से आपको एक है पाठशाला इसकी मजबूत चली, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, फिर चिंता करने की ही जरूरत नहीं है। परंतु अगर पाठशाला कमजोर है, गुरु कमजोर हैं, तब फिर शिष्य से बहुत उम्मीद नहीं की जाएगी। बाकी ग्रह तो है ही जो आप बता रहे हैं, शुक्र मंगल की युति सप्तम में और सभी पापा ग्रहों का संबंध, तो दाम्पत्य खराबी की भी बात और भटकाव की भी बात को प्रदर्शित करता है। और लग्न तो है ही तुला। फिर राहुल शैनी जी हैं, इनका प्रश्न है मिथुन लग्न,
पंचम में देवगुरु, छठे भाव में शुक्र बुध राहु, सप्तम भाव में सूर्य मंगल, अष्टम भाव में चंद्र, नवम में शनिदेव, 12वें में केतु, भाग्य साथ नहीं देता, समय पर कोई काम नहीं होता, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, नीलम पहन के रखा है। मिथुन लग्न, पंचम में देवगुरु, छठे भाव में शुक्र बुध राहु, सप्तम भाव में सूर्य मंगल, अष्टम भाव में चंद्रमा है और नवम में शनिदेव है। तो ठीक है, नीलम आपने पहन लिया है। आराधना करिए, समय पर काम अगर होना चाहते हैं कि हो तो आप देवी की आराधना करिए, खूब देवी की आराधना करिए, गो सेवा करिए और देवी की आराधना करिए। समय भी साथ देगा, भाग्य भी साथ देगा और समय पर आपके काम भी बनने लगेंगे। तो बस आपको इतना ही करना है, खूब देवी की आराधना करिए और गो सेवा करिए, आपकी सारी समस्या इतने से ही दूर हो जाएगी। क्योंकि आपने जैसा कहा है कि मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र बुध राहु सब छठे में बैठे हैं, तो लग्नेश जब छठवें भाव में होंगे तो ये अवयोग बन जाएगा। ये जीवन काल में संघर्ष से मुक्ति तो कभी नहीं लेने देगा। एक ही राह है कि आराधना और साधना से अवश्य ही आपको राहत मिलेगी। तो प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जिन प्रश्नों को आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया, जिन दर्शकों के प्रश्न इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उनकी जिज्ञासा अवश्य शांत हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।